तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है वाटर अ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स। तो वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ पॉसिबल ड्यू टू इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। अब अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो क्यों पॉसिबल हो पाई है, जीव जंतु कैसे पल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। Any component of the earth or environment which can be utilized by human beings to fulfill their needs is known as natural resource। अब वो चीज़, वो कंपोनेंट जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, जिससे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्स। बेसिकली जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, जो हमें इन्वायरमेंट से मिल रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ रिसोर्सेज as they are obtained from various parts of the earth, land, water and atmosphere। अब जो नेचुरल रिसोर्स है उसको हम अर्थ रिसोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है, उसी के ऊपर तो ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। तो अर्थ के अंदर जो अलग अलग पार्ट है, जैसे कि लैंड है, वाटर है, एटमॉस्फेयर है, इन सब चीज़ों से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, वो हमने दो हिस्सों में डिवाइड करा है। एक है इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा है एग्जॉस्टिबल। अब पढ़ते हैं ये होता क्या है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अ लार्ज क्वान्टिटी and are not going to end in future are called inexhaustible natural resources. These include air, sunlight, etc. अब वो resources यानी कि वो चीज़ें जो हमारे abundant amount में present है, यानी कि जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती नेचर में, जैसे कि हमारा सनलाइट हो गया, एयर हो गया, तो इनको हम बोलेंगे inexhaustible natural resources। सेकेंड आता है हमारा exhaustible natural resources। The resources which are present in a limited quantity and can be finished if they are used in an uncontrolled manner are called exhaustible natural resources। अब वो resources जिसको अगर हम सही तरीके से यूज़ ना करें, मतलब कि हम उनका ओवर यूज़ करें या उनको वेस्ट करें, तो क्या होगा, वो एक टाइम पर आकर ख़त्म हो जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जैसे कि हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनको बनने में मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे दोबारा से। द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड विद इन अ रीज़नेबल टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब वही चीज़ है, जैसे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को भी इन्होंने फर्दर डिवाइड करा हुआ है। अब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में वो चीज़ें जिनको हम एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, दोबारा से उनको रिप्लेनिश कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉइल, फॉरेस्ट एंड अंडरग्राउंड वाटर। जैसे कि सॉइल है, मिट्टी है, वो अगर ख़राब हो गई या वो ख़त्म हो गई तो वो थोड़े टाइम में दोबारा से प्रोड्यूस हो सकती है, रिन्यू हो सकती है। फॉरेस्ट, अगर हमारे जंगल कट गए तो हम दोबारा से पेड़ लगा के फॉरेस्ट बना सकते हैं। ऐसे ही हमारा अंडरग्राउंड वाटर, हम अपने वाटर को स्टोर कर यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह करके हम अपने अंडरग्राउंड वाटर के जो लेवल है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड विद अ रीज़नेबल टाइम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, यानी कि रीज़नेबल, यानी कि एक इच्छुक, जैसे कि चाहे तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल या कुछ साल और, जिसके अंदर हम उनको दोबारा से रिप्लेनिश ना जो नहीं हो पाते उतने टाइम में, उनको हम बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि उनका जो टाइम पीरियड है दोबारा बनने में वो बहुत ज़्यादा है, वो लाखों साल, करोड़ों साल या बिलियंस और मिलियंस ऑफ ईयर भी ले सकते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमारे, लाइक पेट्रोलियम एंड कोल। जैसे कि पेट्रोलियम और कोल है, ये एक बार अगर ख़त्म हो गए तो इनको हज़ारों लाखों साल लगेंगे दोबारा बनने में। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स वाटर। और अब इस चैप्टर के अंदर हम इनमें से एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है वाटर। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम तो सब है, लेकिन इसमें हम स्पेसिफिकली सिर्फ वाटर के बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले आता है हमारा यूजेस ऑफ वाटर। अब वाटर का यूज़ क्या कहाँ कहाँ होता है या कैसे होता है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। अब लाइफ को मतलब कि जो हमारी जीवन है उसको चलाने के लिए हमारे लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम खाना नहीं बना सकते, और सबसे बड़ी बात तो हम बिना पानी के रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी बॉडी ही 70 to 80% पानी से बनी हुई है, तो हमें उतनी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा लाइफ प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीशन रिक्वायर वाटर। एग्जैक्टली वही बात है, जैसे मैंने अभी बोला था हमारी बॉडी ही वाटर की बनी हुई है, तो हमारी जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जो भी सब कुछ हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है वो वाटर की मदद से हो रहा है। जैसे कि डाइजेशन हो गया खाने का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हमारा जो ब्लड है उसके अंदर 80 to 90% हमारा सिर्फ वाटर होता है, तो वो जो वाटर है उसी के थ्रू हमारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स या अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचाया जाता है। और जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होता है, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा, उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग। अब वाटर कैसे हेल्प करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, कि जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होने लगेगी तो हमारी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए हमारी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करेगी, जिससे क्या होगा कि हमारे जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, थोड़ा लोअर डाउन हो जाएगा। It is required for the daily routine activities such as drinking, cooking and cleaning utensils। अब जो हमारी जो हमारे डेली के कामकाज होते हैं उनके लिए भी हमें चाहिए होता है पानी, जैसे कि पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, XYZ चीज़ों के लिए हमें इनकी ज़रूरत होती है। It is also useful in generation of electricity, navigation and irrigation। अब इसको हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हमारा बिल्कुल हाई पावर ऑफ वाटर यूज़ होती है, यानी कि हम पानी को बहुत ऊंचाई से फेंकते हैं, जिसके अंदर जो एनर्जी क्रिएट होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। नेविगेशन के लिए, किसी चीज़ को इधर से उधर पहुँचाने के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इरीगेशन के लिए, हमारी खेती बाड़ी के लिए, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्रॉप्स और एग्रीकल्चर कैसे होगा। फॉर सेवरल प्लांट एंड एनिमल्स वाटर एक्ट एज अ हैबिटेट। और काफ़ी जानवर और जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए वाटर जो है एक हैबिटेट, यानी कि उसमें पलते हैं। जैसे कि हमारी मछलियाँ हो गई, ये क्रोकोडाइल्स वगैरह हो गई, ये सारे कहाँ रहते हैं, ये पानी में ही रहते हैं। प्लांट्स होते हैं जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो सारे हमारे पानी के अंदर, उनके लिए वो एक घर की तरह काम आता है। नेक्स्ट है वाटर हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब पानी की मदद से हम और क्या कर सकते हैं, पौधे उगा सकते हैं, और हमारा जो प्लांट है वो ग्रो भी कैसे होता है, वाटर की मदद से। वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। वाटर इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि द प्रोसेस बाय विच द प्लांट मेक देयर ओन फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, तो उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये क्या करता है, हमारे जो मिनरल्स होते हैं, सॉइल बेसिकली जो हमारे रूट्स होते हैं, रूट्स जो हमारी अंडरग्राउंड है, तो वहाँ से क्या होगा, वो वाटर लेगा, तो वाटर के साथ साथ जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हमारा रूट्स के थ्रू बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुँचाए जाते हैं। अब ये देखिए नीचे इन्होंने हमें पिक्चर में दिया हुआ है कि कैसे जो है वो हैबिटेट, जो वाटर है वो एक हैबिटेट की तरह एक्ट करता है। वाटर के लिए देखिए नीचे जर्मिनेशन ऑफ सीड हो रहा है, और इसके अंदर जो एनिमल्स हैं, जो जैसे स्टार फिश हो गए, ऑक्टोपस हो गए, वेल हो गए, नॉर्मल फिशेस हो गए, ये सारे पानी में ही रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन नेचर। अब नेचर में कितने अमाउंट का वाटर प्रेजेंट है हमारे लिए। व्हेन वी लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस, मच ऑफ इट्स पार्ट अपीयर्स ब्लू। डू यू नो वाई। अब हम सब ने फ़ोटो देखी है, ग्लोब की फ़ोटो देखी है, बेसिकली अर्थ की फ़ोटो देखी है, तो उसके अंदर हमारा मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा जो है वो ब्लू कलर का शो होता है। तो ब्लू मीन्स ओशन और वाटर। तो अब वो क्यों होता है ये हम देखते हैं। दिस इज़ बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, क्योंकि अर्थ का 71% जो हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है। देयरफॉर आवर अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वाटरी प्लैनेट, इसलिए हम अर्थ को भी वाटरी प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है वो हमारा
वाटर से कवर्ड है। Almost 97.5% of the water available on the earth's surface is contained in the seas and the ocean. अब ये जो 71% हमारे पास वाटर अवेलेबल है, अब 71% का भी मतलब कि जितना भी टोटल हमारे पास पानी है उसमें से 97.5% तो हमारा समुद्र और जो ओशंस है उसमें पाया जाता है, यानी कि वो हमारा सॉल्टी वाटर है। दिस वाटर is salty or saline which cannot be consumed directly and therefore is unfit for human consumption। यही बात हो गई, मैंने बताया था कि सॉल्टी है, सेलाइन और सॉल्टी का मतलब एक ही होता है, यानी कि वो नमकीन पानी है, खारा पानी है जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, यानी कि वो हमारे लिए अनफिट है, हम उसको नहीं पी सकते, हम कभी भी सॉल्टी पानी नहीं पी सकते ना। ऑफ द रिमेनिंग 2.5% अ मेजर पोर्शन 1.7% is found in the frozen form as ice caps on the top of the mountains and in glacier। अब इसके बाद जो 2.5% है ये हमारा कैसे प्रेजेंट है, आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है, कहाँ पर, माउंटेन्स में, ग्लेशियर्स में। ओनली 0.8% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर, जिसमें अब बाकी जो बचा हुआ हमारा 0.8% है सिर्फ वो ही फ्रेश वाटर है जिसको हम अपने डेली रूटीन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अवेलेबल एज रिवर वाटर, लेक वाटर, ग्राउंड वाटर एंड इज़ फिट फॉर ह्यूमन बींग्स। जो हमें कैसे प्रेजेंट है, रिवर वाटर की फॉर्म में, लेक वाटर की फॉर्म में और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, जो हमारे लिए एक्चुअली में यूज़फुल है। सो वी कैन से दैट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन बींग्स इज़ नेग्लिजिबल। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्चुअल अमाउंट है, यानी कि बेसिकली अगर 100% हमारे पास पानी है तो उसमें से हमारे पास सिर्फ 0.8% है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ना के बराबर, ये तो कुछ बचा ही नहीं, जबकि अर्थ पे पॉपुलेशन कितनी सारी है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ वाटर। वी ऑल नो दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अंडर डिफरेंट कंडीशन। अब हमें पता है कि जो पानी है वो हमारा 3 फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि सॉलिड भी हो सकता है आइस की फॉर्म में, लिक्विड जो नॉर्मल पानी होता ही है, थर्ड होता है हमारा गैस की फॉर्म में। जिसको हम अलग अलग कंडीशंस में देखते हैं। अब वो कैसे होगा, these states of matter can be interconverted by heating और cooling। अब interconverted का मतलब क्या होता है कि हम उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस से वो जैसे पुरानी स्टेट में था हम उसमें भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिक्विड लिया यानी कि वाटर, उसको हमने फ्रीज़ करा तो वो क्या हुआ, आइस क्यूब बन गया। उसके बाद आइस क्यूब बनने के बाद अगर हम उसे दोबारा से हीट करेंगे तो वो पानी बन जाएगा। तो यानी कि इंटर कन्वर्टिबल है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बहुत इजीली चेंज हो सकता है। वाटर कैन बी फाउंड इन ऑल द 3 फॉर्म्स एट एनी गिवन टाइम ऑन दी अर्थ। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो वाटर है हम उसको तीनों फॉर्म्स में अर्थ में पा सकते हैं, इररिस्पेक्ट की अर्थ के अंदर, मतलब अलग अलग पार्ट में वो कैसा भी पा सकता है। ये नहीं है कि अगर एक टेम्परेचर है तो सिर्फ वाटर ही मिलेगा। आप माउंटेन्स पे जाओ आपको स्नो मिलेगी, आइस मिलेगी, नॉर्मली आपके पास लिक्विड में रहेगा पानी। उसके अलावा अब हम देखते हैं नीचे क्या आएगा। द सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर दैट इज स्नो एंड आइस इज प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। वही बात हो गई कि स्नो और आइस की फॉर्म में हमें कहाँ मिलेगा ये पोल्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जो बिल्कुल टॉप मोस्ट हमारा आ जाता है लोकेशन, तो वहाँ पर हमें वो ग्लेशियर्स और माउंटेन्स के ऊपर पाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्नो। लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन एज अंडरग्राउंड वाटर। अब लिक्विड फॉर्म कैसे प्रेजेंट है, ओशंस के अंदर, लेक्स के अंदर और अंडरग्राउंड वाटर में। द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। गैशियस फॉर्म कौन सी है वाटर की, वाटर वेपर, यानी कि बेसिकली जो ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं हमारी वाटर की, दीज आर द वाटर वेपर जो हमारे नॉर्मली इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। द कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन of water among its 3 forms keeps the total amount of water on the earth constant। अब क्या होता है कि जो हमारी कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन हो रही है पानी की, इससे क्या होता है जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है अर्थ पे वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि ना वो कम हो रहा ना वो ज़्यादा हो रहा। अब क्या होता है कि जो बर्फ़ है अगर वो पिघल गई तो पानी ही तो बनेगी ना, पर वो कहीं जा तो नहीं रही, इसका मतलब है उसका जो अमाउंट है वो उतना ही रहेगा।
इवन वेन द होल वर्ल्ड इज़ यूजिंग इट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, अगर पूरा वर्ल्ड इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी यूज़ करता रहे तब भी उसका जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बेसिकली हम उसको या तो रिन्यू करते रहेंगे या फिर जो वो चीज़ है उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट होता रहेगा, तो वो यूज़ होता रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा, वी नो दैट द कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड वाटर बॉडीज as water vapor to the atmosphere and from the atmosphere back to the earth's surface as rain, hail and snow is called the water cycle in nature। अब वाटर साइकिल इन नेचर कैसे हो रही है? अब जो कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन हो रही है ये पानी की, यानी कि ये तीनों फॉर्म्स में कन्वर्ट भी हो रहा है वापस से, यानी कि पहले एक फॉर्म से दूसरी में जाएगा, फिर तीसरी में जाएगा, उसके बाद आके दोबारा से फर्स्ट फॉर्म में। तो कैसे हो रहा है कि अर्थ सरफेस से जो पानी होता है वो इवेपोरेट होगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये क्या हुआ, पहले हमारा लिक्विड हुआ, फिर वाटर वेपर से आया तो गैस बन गया, फिर उसके बाद दोबारा से क्लाउड्स में गया, वहाँ पर जाके उसके बाद दोबारा से इन दी फॉर्म ऑफ रेन, बारिश की फॉर्म में, हेल स्टोन यानी कि जो छोटे छोटे पत्थर से बन ओले जिनको हम कहते हैं, ओले बन के जो गिरता है हेल स्टोन्स, वो हो गया। स्नो, और जो प्रॉपर स्नो जो हमें माउंटेन रीजन में पाई जाती है उससे क्या होता है, हमारी जो वाटर साइकिल है नेचर में वो बनी रहती है। द वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय वेरियस प्रोसेसेस विच मेक द वाटर साइकिल। अब जो वाटर है हमारा अर्थ के ऊपर वो मिलियंस ऑफ ईयर से ऐसे ही साइकिल को कंटिन्यू करते हुए बना हुआ है, यानी कि ये साइकिल चलती रहती है। पहले पानी अर्थ के सरफेस पे होगा, फिर वो वाटर वेपर बनेगा, देन अगेन इन दी फॉर्म ऑफ रेन, हेल स्टोन्स और स्नो इट विल कम बैक टू दी अर्थ। नेक्स्ट आता है हमारा, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, अब हमें पानी मिलता कहाँ से है? मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज़ हैव वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन्ड बाय द सिविक बॉडीज़। अब जो भी हमारे ज़्यादातर सिटीज़ हैं और जो टाउन्स हैं यहाँ पर क्या होता है, एक वाटर सप्लाई सिस्टम बनाया गया है जो हमें पानी पहुँचाते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम एग्जांपल लें, हम घर में रहते हैं, हमको कहीं जाना नहीं पड़ता पानी के लिए, क्यों? क्योंकि हमारे लिए वाटर सप्लाई का प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है गवर्नमेंट में। द वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द नियर बाय लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल्स। अब ये जो पानी है कहाँ से लिया जाता है? जो आसपास की नदी हो गई, कोई पॉन्ड हो गया या फिर कुआं हो गया, वहाँ से हमारे वाटर को लिया जाता है। वाटर फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़। अब जो पानी हमें नेचुरल फॉर्म में मिला जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज से मिला जाएगा, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है। ऑब्वियसली जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल क्लीन तो है नहीं, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, हो सकता है हम जिस लेक से या पॉन्ड से ले वहाँ कोई डेड एनिमल हो तो उसकी वजह से भी वो पानी जो है वो हमारा इम्प्योर हो जाएगा। तो दीज प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड टू मेक इट सस्टेनेबल सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो अब इन इम्प्योरिटीज़ को हमें निकालना पड़ता है, यानी कि पानी को प्योर करना पड़ता है ताकि वो हमारे यूज़ के लिए सूटेबल हो। Sedimentation, filtration, aeration and chlorination are various steps involved in the purification of water obtained from natural sources। अब इन्होंने हमें कुछ स्टेप्स दिए हैं जिसकी मदद से हम अपने वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन, filtration, aeration and chlorination। Then we get the purified lake, river or lake water in our taps थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। फिर उसके बाद उस पानी को फ़िल्टर करने के बाद या प्योर करने के बाद वो पानी हमारे घरों में पाइप्स की मदद से पहुंचाया जाता है। मैनी विलेजेस डू नॉट हैव सच अ वाटर सप्लाई सिस्टम। अब ज़्यादातर जो विलेजेस हैं उनके अंदर ये वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं होता है, तो देयर पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली रिवर से, लेक से या वेल से जाके पानी को लेकर आते हैं। हालांकि अब इतना नहीं रहा है, बट जो कुछ बहुत ही ज़्यादा हमारे रूरल एरियाज़ कहते हैं या जो पिछड़े हुए हमारे इलाके हैं वहाँ पर ये चीज़ अभी भी फॉलो की जाती है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स। अब ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे वो पानी कहाँ से ले रहे हैं, कुएँ से लेते हैं, ट्यूबवेल से लेते हैं या हैंड पम्प से लेते हैं। हैंड पम्प में क्या होता है, हमारा जो पानी है वो डायरेक्टली ग्राउंड वाटर से आता है। फ्रॉम वेयर डू दीज सोर्सेज गेट वाटर। अब इसके अंदर क्वेश्चन ही है कि अब जो वेल से पानी ले रहे हैं या फिर हैंड पम्प से ले रहे हैं, यहाँ पर पानी एक्चुअली आता कहाँ से है? सबसे पहले हमारा आता है ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। अब ग्राउंड वाटर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है पानी का।
When we dig a deep hole in the ground, we find moist soil. अब जैसे जैसे हम अपने उसको ग्राउंड को खोदेंगे, वहाँ पर डिग करेंगे, तो हमें थोड़ी सी मॉइस्ट यानी कि गीली गीली सी मिट्टी मिलेगी. इट शोज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि ग्राउंड के अंदर यानी कि अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट है. If we keep on digging further deep inside, we will reach a level where all the spaces between the soil particles and gap between the rocks are filled with water. फिर जैसे जैसे हम और गहरा उसको डिग करेंगे और गहरा खोदेंगे, तो हमें ये दिखेगा कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच की जो जगह है वहाँ पर वो पानी से भरी हुई है. फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम, अब ये पानी आता कहाँ से है? The rainwater and the water from other sources such as rivers, lakes, ponds seep through the soil and fill the empty spaces and cracks below the ground. अब जो रेन वाटर है वहाँ से, और जैसे कि हमारे अलग अलग सोर्सेज है, रिवर हो गया, लेक्स हो गया, ये क्या करते हैं, हमारी मिट्टी के अंदर जाते हैं, यानी कि जो हमारी मिट्टी है उस पानी को सोख लेती है. और जब वो सोखती है तो क्या करती है, ग्राउंड के अंदर यानी कि अंडरग्राउंड जो हमारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं वहाँ पर वो जाके पानी स्टोर हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. अब जैसे वो पानी को सोखा गया है नीचे ग्राउंड में, सॉइल ने जैसे पानी को सोखा है ग्राउंड में, उसको हम बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन. आफ्टर सैचुरेटिंग द सॉइल, रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज move downwards and get collected above impervious rocks. अब क्या होता है, जैसे कि पानी हमारा सोख के नीचे आता है तो उसके बाद वो कहाँ जाके कलेक्ट होता है, वो नीचे नीचे और एब्जॉर्ब होता जाएगा और वो इम्परवियस रॉक्स होती हैं जिनके ऊपर जाके वो कलेक्ट हो जाता है. यहाँ पर हम साइड में इमेज भी देख सकते हैं, देखो कैसे यहाँ पर इन्होंने ऊपर जो हमारा ग्राउंड है पानी आ रहा है, कलेक्ट हो गया है, ठीक है. दिस रिजर्वायर ऑफ वाटर कलेक्टेड अबव इम्परवियस रॉक्स बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर. रिजर्वायर वो होता है जहाँ पर जाके हमारी वो चीज़ इकट्ठी हो गई, तो जहाँ जाकर हमारा पानी कलेक्ट हुआ यानी कि इम्परवियस रॉक्स के ऊपर जाके जहाँ पर हमारा पानी कलेक्ट हुआ उसको हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर. द अपर लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल, और जो सबसे ऊपर वाला लेवल होगा हमारा ग्राउंड वाटर का उसको हम बोलेंगे अपर टेबल, उस वाटर टेबल. अब इसके अंदर देखो, हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये रहा हमारा ग्राउंड वाटर, और देखो इसके सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम बोलेंगे वाटर टेबल. अब नेक्स्ट आता है हमारा, or it may be defined as the minimum depth in the soil where all the pore spaces are filled with the water. और हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि सबसे कम यानी कि जहाँ पे सबसे कम गहराई है वहाँ पर जो पानी हमारा कलेक्ट हो रहा है, वहाँ पे जो हमारे पोर्स पानी से फिलअप हो गए हैं, ये भी हम उसे बोल सकते हैं. नेक्स्ट आता है द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट मे इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस. अब जो वाटर टेबल है वो हर जगह की अलग अलग होती है और वो चेंज भी होती रहती है. द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब जो वाटर टेबल है वो हमारी थोड़ी कम गहराई पर भी हो सकती है और हो सकता है कि वो काफ़ी मीटर अंदर जाके भी पाई जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ऊपर ही मिल जाए. वाटर टेबल फॉल्स ड्यूरिंग समर एंड राइजेस ड्यूरिंग रेनी सीजन. अब गर्मियों के टाइम में क्या होता है, जो हमारा वाटर लेवल होता है, वाटर टेबल का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, और जैसे जैसे रेनी सीज़न होती है तो रेनी सीज़न में क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा तो सॉइल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा.